तो हमने बात की ऊर्जा प्रवाह की पिरामिड संकल्पना की, और ऊर्जा प्रवाह की पिरामिड जो संकल्पना है ये किसने दी? तो इसके दाता जो थे वो थे चार्ल्स एल्टन। कौन थे? चार्ल्स एल्टन। यानी चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड संकल्पना दी, और इन्होंने बताया कि उत्पादक पर निर्भर प्राथमिक, प्राथमिक पर द्वितीयक, और द्वितीयक पर तृतीयक उपभोक्ता भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। हमने कहा, चार्ल्स एल्टन साहब ने कहा कि उत्पादक जो है वो आधार होते हैं परितंत्र में, और आधार नीचे होगा, इन पर निर्भर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, इन पर द्वितीयक, और इनके ऊपर निर्भर होते हैं कौन? तृतीयक उपभोक्ता निर्भर होते हैं। माना कि उत्पादकों में ऊर्जा का मान 1000 किलो कैलोरी है, तो इसका 10% जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में 100 किलो कैलोरी, इसका 10% जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता में 10 किलो कैलोरी, इसका 10% जाएगा तृतीयक उपभोक्ता में यानी 1 किलो कैलोरी। बोले तो उत्तरोत्तर उत्पादक से जैसे जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ऊर्जा का मान क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और हमें जो पिरामिड प्राप्त हो रहा है ये सीधा पिरामिड प्राप्त हो रहा है। और ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, ध्यान रखना। अगर सकरा भाग ऊपर की ओर है तो ये सीधा पिरामिड कहलाएगा, अगर सकरा भाग नीचे की ओर है दोस्तों तो ये क्या कहलाएगा? उल्टा पिरामिड कहलाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको फटाफट से, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से पिरामिडों के विषय में अपने को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऊर्जा के पिरामिड पूछेगा तो कैसे होंगे? सदैव सीधे होंगे। ऊर्जा के पिरामिड पूछेगा तो सदैव कैसे होंगे? सीधे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न पूछा एग्जाम्पल नंबर 1, तालाब के लिए प्रश्न पूछा, तालाब के लिए जैव संख्या के पिरामिड, जैव संख्या के पिरामिड। तो तालाब के लिए जैव संख्या के पिरामिड कैसे होंगे, ये प्रश्न अपन ने से पूछा गया है। तो देखिए हम तालाब के लिए अगर जैव संख्या के पिरामिड देखें तो तालाब के लिए जैव संख्या के पिरामिड निम्न प्रकार के होंगे। सबसे पहले तो ये बात कि बेस कौन है? उत्पादक। बेस कौन है? उत्पादक है। इन पर निर्भर कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर कौन? द्वितीयक उपभोक्ता है। और द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर कौन है? तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है, ओके। बात यहाँ तालाब की हो रही है और तालाब में जीवों की संख्या की बात हो रही है। तो तालाब में उत्पादक कौन है? पहले तो ये देखिए, तो तालाब में उत्पादक होंगे दोस्तों पौधे, और पौधे के रूप में कौन? शैवाल। तालाब में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे? तो तालाब में प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो छोटी मछलियां होंगी। कौन होंगी? छोटी मछलियां। तालाब में अगर हम द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन होंगे? द्वितीयक उपभोक्ता होंगे बड़ी मछलियां। कौन होंगी? बड़ी मछलियां होंगी, बड़ी मछलियां। ठीक है। और तृतीयक उपभोक्ता के रूप में कौन होंगे? वो होंगे मगरमच्छ। कौन होंगे? मगरमच्छ। ठीक है। अब हम इनकी संख्या पर चर्चा करें तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है तालाब में? तो सबसे ज्यादा संख्या शैवालों की है। शैवालों की संख्या ज्यादा तो बॉक्स बड़ा। इससे कम संख्या छोटी मछलियों की है, इससे कम संख्या बड़ी मछलियों की है, और सबसे कम संख्या किसकी है? मगरमच्छ की है। किसकी है? मगरमच्छ की। यानी कि बॉक्स ऊपर की ओर छोटा होता जा रहा है। यानी कि सीधा हम कह सकते हैं कि पिरामिड जो है ये पिरामिड ऊपर की ओर क्या होते जा रहे हैं? सक्रिय होते जा रहे हैं। पिरामिड ऊपर की ओर क्या होते जा रहे हैं? सक्रिय होते जा रहे हैं दोस्तों। क्लियर? और पिरामिड ऊपर की ओर सक्रिय होता जा रहा है तो पिरामिड कैसा प्राप्त हो रहा है? पिरामिड हमें सीधा प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जैव संख्या का सीधा पिरामिड। ये क्या है? यह है तालाब के लिए जैव संख्या का सीधा पिरामिड है। सीधा पिरामिड। कि तालाब के लिए जैव संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। तो जैव संख्या का सीधा पिरामिड नोट कीजिए। जैव संख्या का सीधा पिरामिड हो गया, नोट कर लीजिएगा इस बात को। जैव संख्या का क्या हो गया? सीधा पिरामिड हो गया। ओके,
चलिए अब बात करते हैं तालाब के लिए ही जैव संख्या की जगह जैव भार के पिरामिड की बात करते हैं कि जैव भार के जो पिरामिड होते हैं वो तालाब के लिए कैसे होते हैं। तो अगला लिखो एग्जाम्पल नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। तालाब के लिए जैव भार के पिरामिड, वो संख्या के थे, अब भार के पिरामिडों की बात करते हैं, जैव भार के पिरामिड। तो तालाब के लिए जैव भार के पिरामिडों की हम बात करते हैं। और देखिए वही आधार कौन है, आधार उत्पादक है। आधार कौन है, उत्पादक। इस पर निर्भर कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता। इन पर निर्भर हैं द्वितीयक उपभोक्ता। इन पर निर्भर हैं तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर, ओके। उत्पादक वही तालाब है तो कौन है, शैवाल है, शैवाल है। तालाब के लिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो ये है छोटी मछली। कौन है, छोटी मछली है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है तालाब के लिए, बड़ी मछली। कौन है, बड़ी मछली है। और तृतीयक उपभोक्ता कौन है, तो तालाब के लिए तृतीयक उपभोक्ता है दोस्तों मगरमच्छ। कौन है, मगरमच्छ। ठीक है, शैवाल, छोटी मछली, बड़ी मछली, मगरमच्छ। अब यहाँ भार की बात हो रही है तो कंप्लीट जितने भी तालाब में शैवाल हैं इनका हम भार कर लें, जितनी छोटी मछलियां हैं इनको इकट्ठा करके इनका भार निकालें, बड़ी मछलियां जितनी हैं इनको इकट्ठा करके इनका भार निकालें, और जो मगरमच्छ हैं इनका भार हम निकालें। तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो वजन है, सबसे ज़्यादा जो भार है ये मगरमच्छ का होता है, और सबसे कम जो भार है वो होता है किसका, शैवालों का। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का पिरामिड प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है कि ऊपर की ओर भार ज़्यादा है और नीचे की ओर कम है, तो हमें जो पिरामिड प्राप्त होगा, हमें जो क्या प्राप्त होगा, हमें जो पिरामिड प्राप्त होगा दोस्तों, ये पिरामिड कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। यानी इस पिरामिड में सकरा भाग जो है ये नीचे की ओर होगा। तो ये तो हो गया इसके लिए, ये हो गया इसके लिए, ये हो गया इसके लिए, और ये हो गया इसके लिए। और जब सकरा भाग नीचे की ओर होता है तो इसे हम कहते हैं उल्टा पिरामिड। तो हम कह सकते हैं तालाब के लिए ये क्या है, ये जैव भार का क्या है, उल्टा पिरामिड है। जैव भार का उल्टा पिरामिड है। जैव भार का क्या है, ये उल्टा पिरामिड है दोस्तों, नोट कीजिए। तालाब के लिए जैव भार का पिरामिड उल्टा। नोट करें। हो गया इतना, अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसी खेत के लिए, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं कि किसी खेत के लिए जैव संख्या के पिरामिड, किसी खेत के लिए जैव संख्या के पिरामिड, जैसे गेहूं का खेत है या बाजरे का खेत है, कोई भी है, तो उसमें जैव संख्या के जो पिरामिड है, ये जैव संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं। बेस होगा उत्पादक, ठीक है, उत्पादक पर निर्भर है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, उत्पादकों की संख्या क्या होती है, संख्या ज्यादा। खेत में एक एक पौधे की बात करें तो संख्या ज्यादा होती है, जबकि तृतीयक उपभोक्ताओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, संख्या कम होती है। ठीक है, ज्यादा कम कम कम, तो ऊपर की ओर संख्या कम है, नीचे की ओर संख्या ज्यादा है,
तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये हो गया अपना सीधा पिरामिड। तो किसी खेत के लिए जैव संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। तो सीधा पिरामिड, जैव संख्या का, खेत के लिए जैव संख्या का सीधा पिरामिड। ठीक है, नोट करें। नोट कीजिएगा। चलिए, इतना अगर आपने नोट कर ही लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं हम और अब अगले बिंदु की ओर चलते हैं। तो ये तो हो गई पिरामिड संकल्पना की बात। अब बात करते हैं अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगला हेडिंग लगाएं, नया हेडिंग है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बोले तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, इसके विषय में पूरा डिटेल आपको मैं बताने वाला हूं, तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे गौर फरमाएंगे। दोस्तों ये है अपना वायुमंडल, क्या है, ये अपना वायुमंडल है। ठीक है, ये लीजिए, ये पूरा का पूरा अपना वायुमंडल है। और वायुमंडल जो है, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो कितनी है, 78% है। लेकिन नाइट्रोजन किस रूप में है, नाइट्रोजन है गैस रूप में। किस रूप में, गैस रूप में। ठीक है, और गैस रूप में इस नाइट्रोजन का उपयोग पौधे नहीं करते हैं। हम लिख सकते हैं कि पौधे नाइट्रोजन का उपयोग, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग गैस रूप में नहीं करते हैं, गैस रूप में नहीं करते हैं, गैस रूप में नहीं करते हैं। फिर कैसे करते हैं, तो पौधे N2 का जो यूज है, नाइट्रोजन का जो उपयोग है दोस्तों, ये करते हैं किस रूप में, यौगिक रूप में। किस रूप में करते हैं, यौगिक रूप में, यौगिक रूप में करते हैं। और नाइट्रोजन के यौगिकों की बात करें तो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं दो प्रकार के। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर NO2 और ओजोन के साथ मिलकर NO3 का निर्माण करती है। ये NO2 तो है नाइट्राइट, NO2 को तो क्या कहेंगे, नाइट्राइट कहेंगे, और NO3 को क्या कहेंगे, NO3 को नाइट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रेट कहेंगे। ठीक है, तो नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट, ये हो गए क्या, ये हो गए दोस्तों दो यौगिक रूप इसके। अब इन यौगिक रूप, जैसे ही नाइट्रोजन बदल जाता है किसमें, जैसे ही नाइट्रोजन NO2 और NO3 में बदल जाता है, तो ये हो गए नाइट्रोजन के यौगिक। क्या हो गए, नाइट्रोजन के यौगिक हो गए। अब ये जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, ये नाइट्रोजन के यौगिक जाते हैं मृदा में। कहाँ पहुंचते हैं, मृदा में। ठीक है, और मृदा से, ये मृदा है, और मृदा से जो नाइट्रोजन है इसका उपयोग करते हैं पौधे। कौन करते हैं, पादप करते हैं। ओके, और पादपों को ग्रहण करते हैं जंतु, तो नाइट्रोजन पहुंचेगी कहाँ, जंतुओं में। जंतु हो जाएंगे मृत, तो आएंगे अपघटक। कौन आएंगे, अपघटक आएंगे, और अपघटक क्या करेंगे, मृत जीवों का अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, और जब अपघटन होगा तो नाइट्रोजन वापस से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, और ये नाइट्रोजन यहाँ से वापस कहाँ चली जाएगी, वातावरण में चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, वापस, वापस ये वायुमंडल के अंदर चली जाएगी। क्लियर है, ओके। तो इस प्रकार इस गैस नाइट्रोजन का इन यौगिक रूपों में बदलना ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं इस बिंदु पर कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण क्या हैं, कौन कौन से रीजन हैं जिनके कारण
गैस नाइट्रोजन जो है वो यौगिक नाइट्रोजन के रूप में बदल जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। नोट करने के बाद कमेंट्स कर दीजिएगा। नोट करने के बाद कमेंट्स कर दीजिएगा। नोट करने के बाद क्या कर लें, कमेंट्स कर दो ताकि मैं आगे चलूं। तो ये तो मैंने आउटलाइन में बता दिया। अब इसको आउटलाइन अगर आपने बना ली हो तो अब मैं इसको नोट करवा देता हूँ। आउटलाइन अगर आपने बना ली है तो मैं इसको नोट करवा देता हूँ दोस्तों आपको। चलिए नोट कीजिए, लिखिए। वातावरण की गैस नाइट्रोजन का उपयोग, वातावरण की गैस नाइट्रोजन का उपयोग पौधों द्वारा नहीं किया जाता है, पौधों द्वारा नहीं किया जाता है। अगली बात लिखें, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि में सहायक है, पौधों की वृद्धि, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि में सहायक है, पौधों की वृद्धि में सहायक है। नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, पौधों की वृद्धि में सहायक है और यह अधिक मात्रा में आवश्यक है, और यह अधिक मात्रा में और यह अधिक मात्रा में आवश्यक होता है, अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। इस कारण नाइट्रोजन दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है। इसलिए नाइट्रोजन क्या है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है, अधिक मात्रा में चाहा गया पोषक तत्व है, या इसी को गुरु मात्रिक पोषक तत्व भी कहते हैं, मैक्रो एलिमेंट कहते हैं। आगे लिखेंगे, नाइट्रोजन वातावरण में O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर NO2 यानी कि नाइट्राइट बनाती है, NO2 बनाती है, NO2 बनाती है। जबकि नाइट्रोजन वातावरण में O3 के साथ क्रिया कर NO3 यानी कि नाइट्रेट बनाती है, क्या बनाती है, नाइट्रेट बनाती है। नीचे डैश लगा के लिखेंगे, NO2 व NO3 नाइट्रोजन के यौगिक हैं। NO2 व NO3 नाइट्रोजन के क्या हैं, यौगिक हैं, जो मृदा में पहुंच जाते हैं, जो मृदा में पहुंच जाते हैं। नीचे लिखेंगे, मृदा से इन नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग
का उपयोग, नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग पौधों द्वारा कर लिया जाता है, पौधों द्वारा कर लिया जाता है। इस प्रकार N2 गैस का यौगिकों में बदलना, N2 गैस का यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। क्लियर? नोट कीजिए। नोट कर लीजिएगा दोस्तों आराम से। यस। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो शुक्राणु का संग्रहण है वो तरल नाइट्रोजन में किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सुभाष रणवा ने पूछा, तो बता दूं दोस्त, कृत्रिम गर्भाधान के लिए, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के लिए शुक्राणुओं का जो संग्रहण किया जाता है, ये शुक्राणुओं का संग्रहण तरल नाइट्रोजन गैस में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। तरल नाइट्रोजन गैस पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है, इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण क्या है, इस बात पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण हेडिंग लगाएं। हो गया क्या, पहले ये बताओ। नोट हो गया तो आगे चलो। नोट हो गया तो मैं आगे चलता हूं। कारण, अब बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारणों में सबसे पहला जो रीजन है, लिखिए, बादलों में बिजली के चमकने से, बादलों में बिजली के चमकने से, बिजली के चमकने से वातावरण की नाइट्रोजन गैस यौगिक रूप में बदलती है। किसमें बदलती है? यौगिक रूप में बदलती है। यौगिक रूप में बदलती है। तो एक कारण तो क्या हो गया, एक कारण तो हो गया कि जब आकाश में या बादलों में बिजली चमकती है तो बिजली के चमकने के कारण भी गैस नाइट्रोजन जो है वो यौगिक नाइट्रोजन में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। दूसरा कारण है सहजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु
राइजोबियम, राइजोबियम के द्वारा, सहजीवी जीवाणु राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन का क्या करना, स्थिरीकरण करना। कैसे? तो जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, कौन से कुल के पौधे? जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं दोस्तों, इन लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में क्या होती है? गांठें होती हैं। ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है मान लीजिएगा, ठीक है। और इनकी जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों में होती हैं गांठें। क्या होती है इनमें? इनकी जड़ों में गांठें होती हैं। और इन गांठों में क्या पाए जाते हैं? इन गांठों में पाए जाते हैं सहजीवी जीवाणु। क्या पाए जाते हैं? सहजीवी जीवाणु। कौन से? राइजोबियम। इन गांठों में, तो ये हैं गांठें, और इन गांठों में कौन रहते हैं? राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। तो ये पौधे की जड़ों में बनी हुई गांठों के अंदर रहते हैं, सहजीवन करते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु यहाँ क्या करते हैं? पौधों की जड़ों की गांठों में सिम्बायोसिस करते हैं, सहजीवन करते हैं, सहजीवन करते हैं। और सहजीवन करते हुए क्या करते हैं ये जीवाणु? नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल देते हैं, यानी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, यौगिकीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का क्या करते हैं? यौगिकीकरण करने का कार्य करते हैं दोस्तों। तो एक कौन हो गए? राइजोबियम नामक जीवाणु, जो गैस नाइट्रोजन को यौगिक नाइट्रोजन में बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है, नोट करें। फिर बात करते हैं अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण का तीसरा कारण क्या है, उस पर बात करेंगे। नोट कीजिए। हो गया, चलिए ये हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का तीसरा कारण, नंबर 3 लिखो। स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र जीवी जीवाणु, स्वतंत्र जीवी जीवाणु, स्वतंत्र जीवी जीवाणु एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर के द्वारा, एजेटोबैक्टर के द्वारा, एजेटोबैक्टर के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। तो एजेटोबैक्टर नामक जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं दोस्तों, ये किसी के साथ ना रहकर ये वातावरण में मुक्त अवस्था में रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, और वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में रहते हुए ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं? फिक्सेशन करने का काम करते हैं। अगला रीजन, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, और शैवाल का नाम है नॉस्टॉक, नॉस्टॉक व एनाबीना, एनाबीना, नॉस्टॉक व एनाबीना द्वारा, एनाबीना द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो नॉस्टॉक और एनाबीना नामक जो शैवाल हैं, इन शैवालों के द्वारा भी क्या किया जाता है दोस्तों? इन शैवालों के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। ठीक है, एक है क्लोस्ट्रीडियम,
क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है, और एक नोट लगा के लिखें कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं। नाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं। नाइट्रीकारी क्या कहलाते हैं? जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है, नोट करें। नोट कर लीजिएगा। हो गया? चलिए, इतना अगर हो गया तो अब हम बात करते हैं विनाइट्रीकरण क्या होता है। नोट कीजिए अगला बिंदु, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रीफिकेशन, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रीफिकेशन। विनाइट्रीकरण की बात करें, डिनाइट्रीफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यौगिक नाइट्रोजन का, किनका? यौगिक नाइट्रोजन का पुनः गैस नाइट्रोजन में टूटना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो लिखें, नाइट्रोजन के यौगिकों का, नाइट्रोजन के यौगिकों का पुनः गैस नाइट्रोजन में, पुनः गैस नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के यौगिकों का पुनः गैस नाइट्रोजन में टूटना या बदलना विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण, टूटना विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो है NO2 व NO3 यौगिक है नाइट्रोजन के, और ये आया एक सूक्ष्म जीव जिसका नाम है स्यूडोमोनास। क्या नाम है? स्यूडोमोनास। ये स्यूडोमोनास नाइट्रोजन के इन यौगिकों को तोड़ देता है गैस नाइट्रोजन में। तो ये हो गई नाइट्रोजन गैस रूप में, और इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? विनाइट्रीकरण। क्या कहेंगे? विनाइट्रीकरण कहते हैं। तो विनाइट्रीकारी जीवाणु कौन है? स्यूडोमोनास है। कौन है? स्यूडोमोनास। नोट लगा के लिखेंगे, ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन के यौगिकों को गैस नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं, गैस नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं, गैस नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं विनाइट्रीकारी जीवाणु, विनाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं। विनाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं।
क्लियर, ये हो गया डीनाइट्रिफिकेशन।